स्कैम में आई फील मैं लकी था क्योंकि मैंने स्कैम शूट करने के लिए ऑडिशन दिया ही नहीं. विदाउट एन ऑडिशन आई गॉट द रोल. 1 साल तक मैं कंटिन्यू एवरी सिंगल डे ऑडिशन देने गया हूँ. विरार से अंधेरी वहाँ पे जाने के बाद एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू गो फॉर ऑडिशंस. एक दिन ऐसा नहीं था जहाँ पे मुझे किसी ने कहा हो कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द ऑडिशन. For 1 year. For 1 year, every day rejection. एक एक्टर को जितना ज़रूरी एक कैरेक्टर को डेवलप करने में है उतना ही ज़रूरी उससे स्विच ऑफ होने में भी उतना ही एफर्ट लगता है. Have you met प्रतीक गांधी? Yes. उनके साथ मतलब जब हर्षद मेहता मैं और सारे सब साथ में बैठे थे. अंशु मेहता जो डायरेक्टर है वो प्रतीक गांधी. तो मैं सबसे पहली बार जब उनको मिला तो मैं गया और हंसल सर ने कहा कि तूने कल डायलॉग बोला था ना, वो डायलॉग इनको सुना के दिखा. तो सामने बैठे थे, मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ. मैंने कहा पापा रिस्क है तो इश्क है. So hello guys, welcome to the very new episode of the Mind Mix podcast, and today as a guest we have Harshad Mehta's son. How are you? I'm good brother. आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कृपल रावल and I am an actor. कृपल मेहता नहीं? कृपल उस सीरीज में सच्ची में मेहता था. एंड क्रेडिट्स जब आता है तो रावल की जगह कृपल मेहता कर दिया था. मतलब it was a mistake ऐसा? Mistake. Oh, मतलब they took it very seriously. तो how are you? कैसे हो? क्या चल रहा है? क्या सीन? All good brother. Life is going on. Some ups and downs, but चलता रहता है, गाड़ी चलती रहती है. yes. चलो ग्रेट. तो अभी क्या कर रहे हो आप? अभी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके ऑनगोइंग? रिसेंटली एक शॉर्ट फिल्म मैंने की है. मोस्टली Amazon प्राइम पे आएगी. ओके. उसमें इट्स अ स्टोरी ऑफ अराउंड नरूटो जैसा उनका है. सो रियल लाइफ एंड VFX में थोड़ा सा वैसा है. सो इट्स अ गुड स्टोरी. ग्रेट. जो मेरे को पर्सनली जानता है, खास करके क्रिस्टी भाई आल्सो, दे नो दैट आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ नारुतो. ऐसा कर रहा. आई विल बी रियली वेटिंग फॉर दैट शॉर्ट फिल्म. यस. एंड आई विल स्ट्रेट जंप इनटू द क्वेश्चन, लाइक हाउ डू यू गेट इनटू दैट स्कैम वाला हर्षद मेहता स्कैम में लकीली आई फील मैं लकी था क्योंकि मैंने स्कैम शूट करने के लिए ऑडिशन दिया ही नहीं. विदाउट एन ऑडिशन आई गॉट द रोल. सो मतलब कल शूट है. आज रात को एक मैसेज आया कि गुजराती एक्टर ये एज ग्रुप में चाहिए. मैंने प्रोफाइल भेजा. प्रोफाइल भेजते ही उन्होंने कहा एक सेल्फी भेज दो अभी. वही सॉरी टू कट आउट, बट मैंने बहुत देखा है कि एक्टर्स के मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ तो दे आर लाइक कि भाई मैं पहाड़ों पे और मेरे से वो मंगाया जा रहा है तो ऑडिशन कहीं से नेटवर्क ले लेके. तो आपके साथ भी ऐसे कुछ सीन था? ये मेरे साथ एक हुआ था. ये शॉर्ट फिल्म का जब ऑडिशन दे रहा था तो हम लोग गए थे हिल स्टेशन और वहाँ मैंने ऑडिशन दिया. ऑडिशन अच्छा हुआ. कास्टिंग से कॉल आया कि डायरेक्टर वांट्स टू मीट यू राइट नाउ. मैंने कहा अब मैं पहाड़ में हूँ, अभी तो आ नहीं सकता. तो ऐसा होता है. तो स्कैम में ऐसा हुआ था कि उन्होंने कहा सेल्फी भेजो. मैंने सेल्फी भेजी और रात को 12 बजे मैसेज आया कि 2 बजे कल ये लोकेशन पे शूट है, आ जाओ. और जब वो शूट हो रही थी लिटरली मुझे आइडिया नहीं था कि ये स्कैम 1992 बन रही है. ओके. इसमें ऐसी स्टोरी है. मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये एक सोनी का वेब सीरीज है, ऐसा हो रहा है. सो आई वाज लकी. आई फील आई वाज लकी एंड इट ब्लू अप. यस. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? लाइक आई हैव सीन योर फोटोज विद द डायरेक्टर, द लेजेंडरी डायरेक्टर. तो उनके साथ कॉन्वर्सेशंस एंड ऑल सब, मतलब कैसा फील था? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ही इज़ वेरी जेंटल. जब सबसे पहली बार मैं सेट पे उनको मिलने गया था तो आराम से बिठाया. सारा इंट्रोडक्शन हुआ, बातचीत हुई, कैसे हो, क्या करते हो, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा था. फिर थोड़ा सा रिहर्सल हुआ. और उनका एक सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो एक्टर को पूरी फ्रीडम देते हैं कि दिस इज़ योर एरिया, नाउ यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. बाकी डायरेक्टर्स कैसे होते हैं कि उनको पर्टिकुलरली चाहिए कि एक्टर वही करे जो उनको
दिखाना है. कट एंड प्रिसाइज कि भाई हाँ. यू हैव टू डू दिस ओनली, Yes. नथिंग टू इम्प्रोवाइज. Yes. तो उसमें जो सीन था जब हर्षद मेहता की डेथ होती है, तो हॉस्पिटल में हमको सिर्फ स्टेज पे रोक दिया और स्टेज पे रोक के हर्षद मेहता आए. उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऊपर से आपको लेफ्ट लेना है, लेफ्ट में आपको फिर देखना है कि कहाँ पे डेड बॉडी है. उसके बाद वो चले गए. ओके. सो जैसे ही एक्शन हुआ और हमको लिटरली पता नहीं थी कि डेड बॉडी कहाँ रखी है, आगे जाके वहाँ क्या करना है, कोई रिहर्सल्स नहीं, डायरेक्ट टेक, एंड इट वाज द बेस्ट. हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर जैसे आप बोल रहे हो कि आपको पता नहीं है, तो इट फील्स वेरी जेन्युइन कि भाई हाँ. आप उसके आप सन मतलब जो आप फैमिली मेंबर है तो वो एक्चुअल में बॉडी ढूंढता है. हाँ. लाइक कि भाई कहाँ पर है, कहाँ पर है. वही- जब न्यूज़ मिलती है तो वो एक स्टेट ऑफ माइंड में रहता है. नाइस नाइस. सो लाइक हैव यू मेट प्रतीक गांधी? यस यस. क्या क्या कॉन्वर्सेशंस, क्या उनके साथ मतलब जब हर्षद मेहता, मैं और सारे सब साथ में बैठे थे, अंशुल मेहता जो डायरेक्टर है, वो प्रतीक गांधी, तो मैं सबसे पहली बार जब उनको मिला तो मैं गया और अंशुल सर ने कहा कि तूने कल डायलॉग बोला था ना, वो डायलॉग इनको सुना के दिखा. तो सामने बैठे थे, मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ, मैंने कहा पापा रिस्क है तो इश्क है. तो बहुत ही जेन्युइन पर्सन है. और मेन बात क्या है, हमारा सिर्फ मुलाकात हुई थी 2 से 3 दिन, बट आज भी जब भी मिलते हैं ही रिमेम्बर्स. पृथ्वी थिएटर में जब भी हम लोग मिलते हैं वो जानते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि डाउन टू अर्थ, इट्स अ रियली जेन्युइन पर्सन. ग्रेट ग्रेट. लाइक लोगों को, लाइक पीपल हैव started knowing him after the scam. Scam. But the Gujarati people, Yes. like you and me, we know him Yes, yes, yes. बहुत पहले से. लाइक उनके बहुत सारे मूवीज है गुजराती सिनेमा में, रीजनल सिनेमा में. फिर क्या बोलते हैं, दे हैव मेनी नाटक्स. हाँ. सो वी नो आज भी चल रहे हैं उनके नाटक. हाँ. एंड इज अ ग्रेट एक्टर. वो मतलब ऐसा लगता है कि गुजराती में वो एकदम जेन्युइन मानस लगे हैं. सो यस. एंड यू हैव आल्सो वर्कड इन अनदर सीरीज. कौन सा था? दहन. दहन. It's on Disney Plus Hotstar. If you haven't watched it, watch it right now. Yes, yes, sure, sure, sure. तो वो कैसे सीन हुआ? मैंने तो आई टेल यू अ जर्नी जो मुझे स्कैम से दहन तक ले गई है. ओके. सो दहन में स्कैम का जब शूट चल रहा था, तो एक लास्ट सीन था जो सीरीज में नहीं है. तो वो सीन में मेरा डायलॉग था नहीं, एडिट आउट हो गया वो सीन. हाँ. तो हंसल सर ने वो डायलॉग उसमें ऐड कराया, और वो डायलॉग के थ्रू उस दिन एक ही सीन था, शूट हो गया. फिर जो कैमरा डिपार्टमेंट में देयर वाज अ गाय, दे वर मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म. सो वो शॉर्ट फिल्म का शूट हुआ, और शॉर्ट फिल्म जैसे ही ख़त्म हुई तो एक दहन का ऑडिशन आया. और ऑडिशन का जब प्रोसेस था, तो सबसे पहले दिन मैं गया, और दैट वाज द सेकंड प्रोजेक्ट जो मैं करने जा रहा था, मुझे पता नहीं था. तो ऑडिशन फर्स्ट डे मैं देने गया, मैंने 2-3 आवर्स लिए, डायलॉग्स प्रिपेयर किए. फिर मैं ऑडिशन रूम में गया, और वहाँ जाके जैसे ही 1-2 डायलॉग बोले, मैं नर्वस हो गया, मैं भूल गया. डायरेक्टर आए, उन्होंने कहा थोड़ा टाइम ले, ऐसा हो तो कल आना. फिर मैं गया, फिर से प्रिपेयर किया. मेन थिंग क्या थी, वो प्रोजेक्ट में जेन्युइनली दे गिव मी द टाइम टू प्रिपेयर द कैरेक्टर. और वो एक्टर को बहुत हेल्प करता है कि, और बाकी ऑडिशन में क्या होता है कि जल्दी जल्दी आओ, बाकी आगे बहुत लोग हैं, रहता है, आप करके जल्दी से नेक्स्ट को बुलाएंगे. पर इनमें ये लोग ने पर्टिकुलरली टाइम दिया. उन्होंने कहा नेक्स्ट डे फिर से प्रिपेयर करके आओ. घर गया, प्रिपरेशन हुई, और वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ऑडिशन हुआ. और जब मैं ऑडिशन रूम से निकल रहा था, वो कैरेक्टर की वो कैरेक्टर का स्पीच था, डायलॉग था, या मैंने खुद से अंदर से वो एक आ गया कि दिस इज माय पार्ट. मैं ऑडिशन रूम से निकलते निकलते बोल के आया हूँ, जेन्युइनली मैं बोल के आया हूँ कि नहीं, मैं बोल के आया कि मुझे पता है ये कैरेक्टर मैं करने वाला हूँ, और मैं लॉक हूँ, आप मुझे डेट्स बता देना. वो लोग देख रहे हैं, पहुंच जाऊंगा. वो लोग देख रहे हैं कौन है ये, कहाँ से आया. बट लकीली फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स कॉल आया. गॉट द पार्ट. चलो ग्रेट ग्रेट भाई. सो लाइक जैसे कि आप डिस्क्राइब कर रहे थे, तो आई रियली वांटेड टू नो कि धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट आता है सिनेमा में. एक टाइम रहता है हर एक इंसान की लाइफ में जब वो सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखता है. फिर एक फेज आता है जब मतलब जो
जो बैकग्राउंड से नहीं होते सिनेमा के, वो धीरे धीरे उसको उसके नुआंसेस को पकड़ने लगते हैं जैसे जैसे लाइफ इवॉल्व होती है। धीरे धीरे स्टोरी कैसे नरेट हो रही है, वो नरेशन पे उनका डिटेलिंग पे ध्यान जाता है, कैसे शूट हुआ है, कैसे पर्टिकुलर वो ही शॉट क्यों चूज किया, एक्टर ने उस तरीके से क्यों ही बोला, मतलब वो एक्टर की जो फीलिंग रहते तो माई आई जस्ट रियली वांटेड टू कि हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर अ रोल, मतलब कैन यू डिटेल में एलॉबरेट कर सकते हो कि हाउ डू यू रियली प्रिपेयर फॉर अ रोल, कि कोई समझ लो एक नेगेटिव कैरेक्टर है या एक एंटागनिस्ट का कैरेक्टर है, तब कैसे प्रिपरेशन रहती है, एक फन कैरेक्टर है तब कैसे प्रिपरेशन रहती है, तो कैन यू जस्ट प्लीज एलॉबरेट? यस, सो दहन में जो कैरेक्टर था, सो वो कैरेक्टर ऐसा था कि वो थोड़ा सा है, पावर है उसमें, जो भी उसके सामने आएगा उसको कंट्रोल करेगा, बोलेगा उसको जैसा चाहिए वो सामने वाला वैसा करना चाहिए, वैसा कैरेक्टर था, काफी ज्यादा डोमिनेटिंग। हाँ, और रियल लाइफ में वैसा हुई नहीं। तो इट वाज चैलेंजिंग। अराउंड 2 months प्रिपरेशन हुई, और शुरुआत से बैक स्टोरी एक एक्टर को बनाना बहुत ज़रूरी है कि आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा कैरेक्टर, अगर आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ क्रूपल इन मूवी, लेट्स एग्जांपल, टेक एग्जांपल, अगर मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ तो उसकी बैक स्टोरी बनाना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ से आया है। ऑडियंस नहीं देखेगी वो चीज़, ऑडियंस मतलब स्क्रिप्ट में वो चीज़ नहीं है, बट आप आपके माइंड में उस चीज़ को पूरा सिनेरियो क्रिएट कर दो कि उसके बचपन से अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, उसकी लाइफ कैसे गई है। वो इंटरेस्टिंग। आज जो हम हैं, आज जो हमारा कैरेक्टर है वो बचपन से बिल्ड होते हुआ आया है। तो एक्टर को बहुत ज़रूरी है उसकी बैक स्टोरी क्रिएट करना, वो कहाँ से आया है। कुछ हेल्प हमें स्क्रिप्ट में से पढ़ते पढ़ते मिल जाती है कि ये कैरेक्टर कैसा है, क्या कर रहा है, उसमें से हेल्प लेके फिर धीरे ज़ीरो से शुरुआत करनी है कि ये कौन है, कहाँ से आया है, इसके पेरेंट्स कौन है। जितना हो सकता है डिटेल में सारी चीज़ें एक बुक पे मैं लिखता गया। फिर जैसे जैसे चीज़ें मुझे मिलने लगी, फिर ये कैरेक्टर थोड़ा सा पावरफुल था। तो म्यूज़िक भी एक बहुत हेल्पफुल है, जो एक स्टेट ऑफ माइंड में ले जाता है, और जहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि रियली में मैं ये चीज़ हूँ। तो एक काल भैरव की एक स्तुति है, तो वो मैं सुनता था और उससे मुझे पावर आता था। वो एक ऐसा अब वो और अपने अंदर फील करते हो। नहीं, सेम लाइक फॉर एग्जांपल आई रियली रिलेट टू दैट बिकॉज समटाइम्स जब मैं ऐसा पर्सनली करता हूँ, ये मेरे को पता नहीं था इसको एक्टिंग में भी यूज़ करते हैं मतलब आर्टिस्ट, लेकिन मैं क्या करता हूँ पता है, जब ऐसा लग रहा है ना बहुत लो फील हो रहा है, तो व्हाट आई डू इज मेरे पास एक प्लेलिस्ट है, उसमें से एक ट्रैक है कि अ किंग इज बिल्डिंग हिज एम्पायर ऐसा, और पीछे वो बैकग्राउंड में पूरा क्लासिकल, तो एक ऐसा सिम्फनी चलता है। तो आई रियली ऐसा, मैं ऐसा आंख बंद करके ऐसा फील करोगे पावर्स आर गोइंग इनटू मी एंड आई एम धीरे धीरे आई एम जस्ट लाइक मेरे अंदर पावर्स आ रही है, वो मेरे अंदर एक वो डोमिनेटर का ईगो बिल्ड हो रहा है। सो दैट्स द थिंग, एक्टर के लिए सेम वही चीज़ है, इमेजिनेशन, यू हैव टू क्रिएट योर वर्ल्ड। जितना आप डिटेल में एक कैरेक्टर को बिल्डअप कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस आपको देख रही है तो उनको बिलीव होना चाहिए कि नहीं सच में ये कैरेक्टर है, एक बंदा। उनको आपकी फ्यूचर लाइफ, पास्ट लाइफ किसी को कुछ नहीं पता, वो सिर्फ वही देखेंगे जो उनको कैमरे के सामने दिख रहा है। उसमें प्रूव करना कि जो कैरेक्टर मुझे मिला है उसमें ट्रूथफुल रहना बहुत ज़रूरी है। तो फिर प्रिपरेशन होती गई, और इसमें कैसा था, एक ज़ॉम्बी का पार्ट है बीच में दहन में, तो पूरा जब वो आपको मतलब पॉजेस नहीं बट आप राकन बन जाता है। तो जब इसकी वर्कशॉप चल रही थी तो मैं जानबूझ के मुंबई के लोकल ट्रेन में, लोकल बस में ट्रैवल करता था। और एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ, मैं प्रिपेयर कैसे कर रहा हूँ। तो बस में मैं बैठा था, लास्ट सीट पे था, बाजू में एक बैठे थे। तब राकन का कैसा है कि वो जब अंदर आ जाता है ना तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लग जाती है, उसकी ब्रीथिंग पैटर्न, वो पूरा आँख और सब चेंज होने लगता है। तो मैंने कहा मैं आज ट्राई करूँगा ये यहाँ पे तो कैसा होगा। आजू बाजू वाले की क्या हालत हुई थी? जैसे ही अंधेरी का बस स्टॉप आ गया, मैंने शुरुआत की, और उसके पहले मैं हल्का हल्का सा कर रहा था। मैं जब स्टेशन, वो बस स्टॉप आ गया, मैंने फुल ऐसा बॉडी मूवमेंट, लैंग्वेज सारा स्टार्ट कर दिया। वो पूरी बस खत्म हो गई, सारे उतर गए, वो उसने मुझे एक बार भी बोला नहीं है कुछ कि चलो यहाँ से
उतरना है, कुछ नहीं बोला। अब मैंने फिर कहा चलो उधर जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप फ्री रहोगे ना, उतना फ्री इन द सेंस के जितना कोई भी लिमिटेशन एक एक्टर की नहीं होनी चाहिए। अगर आप 100 लोगों के बीच में हो, आपको कुछ करना है, तो कोई भी चीज़ आपको रुकनी नहीं चाहिए, है ना। सपोज 100 लोगों के बीच में जाके अगर आपको किसी को समझाना, बिकॉज एक्टर का यही कन्विंस करना ऑडियंस को बहुत ज़रूरी है, तो वो एक फ्रीनेस होनी चाहिए कि जो भी कोई चीज़ आपको रोके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 10 लोगों के बीच में आ जाए, 20 लोगों के बीच में आए तो थोड़ा सा नर्वसनेस या कुछ भी होता है, तो एक्टर को कभी वैसा नहीं रहना चाहिए। जितना आप फ्री रहोगे, खुद से इवॉल्व होगे, जैसे जैसे डिस्कवरी होती जाएगी, वैसे वैसे ये बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि एट द एंड ना, जो एक रियल अगर बात की जाए एक्टिंग में, तो ये जो हमारे अंदर सेंसेस होते हैं जो हमें डायरेक्ट करते हैं, वो उसको जानना, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सीन करने जाए, सपोज देयर इज़ अ सीन जहाँ पे एक फादर की डेथ हुई, तो वो रियल इमोशन तक पहुंचना, भले वी नो इट्स अ प्ले, हाँ, बट उस मोमेंट में ट्रूथफुल होना और वो माइंडसेट, यस, तो वो अंदर से जो सेंसेशन आना चाहिए ना, वो जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते जाते हैं, मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है एक्टर्स को, तो वो जैसे जैसे हम करते जाएंगे, एक्टिंग की एक्सरसाइज होती जाएगी, वैसे वैसे अंदर बिल्डअप होता है। और व्हाट आई थिंक is to present right emotion on right time is acting for me. To present right emotion at the right time is acting for me. Great. So like as you said ki you have to prepare for role, that is obvious, but script, I wanted to know कि script कितना वो करती है, like script में से आप कितना निचोड़ पाता है कोई आदमी, like I wanted to know that कि आप स्क्रिप्ट को कैसे, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को स्क्रिप्ट पढ़ने का, मतलब बहुत सारे एक्टर्स का स्क्रिप्ट पढ़ने का तरीका अलग अलग होता होगा। व्हाट इज योर प्रोसेस? मैंने ये चीज़, एक हमारे एक्टर है राजेश तेलांग, ही इज़ इन दिल्ली क्राइम, तो उसमें पुलिस ऑफिसर है वो, तो उनसे मैंने ये चीज़ सीखी। क्योंकि आज तक मैं कोई भी फिल्म इंस्टीट्यूट में नहीं गया हूँ, मैंने एक्टिंग की कोई भी एक्सरसाइज नहीं की है, वर्कशॉप्स नहीं की है। जो भी मैंने सीखा है ना, मुझे ये बिलीव हुआ है कि जो भी मैं सीखूंगा ऑन फील्ड रह के, सामने देख के मैं सीखूंगा, और लोगों जितना मैं खुद को सिखाऊंगा ना, ये बहुत ज़रूरी है। कि अगर स्कूल में कैसा होता है, देयर इज अ टीचर, वो आपको सब समझा देगी, आप समझ गए, हो गया। बट जब इंसान खुद से समझता है ना, तो डिस्कवरी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये राजेश तेलांग है, उनसे मैंने सीखा है। वो कभी भी बैठते हैं ना, आज तक मैंने उनको सेट पे अगर एक बार आ गए ना, तो वो खाली बैठते ही नहीं। जब भी हमारा सीन होता था, आजा बेटा लाइंस लेते हैं, तो जितनी बार स्क्रिप्ट को हम पढ़ते रहेंगे, हर एक बार एक नई चीज़ हम डिस्कवर करेंगे कि अच्छा इसमें ऐसा भी कुछ है, ऐसा भी इमोशन है। वो जैसे जितनी बार पढ़ते जाएंगे, वो उसमें से बताता जाएगा कि ये चीज़ भी है, ऐसी एक इमोशन है, ऐसा एक थॉट है जो सीन को डायरेक्ट करता है। फिर इंटरेस्टिंग। तो लाइक क्या टेक्निक्स होती है, लाइक एज यू सेड कि बहुत सारी टेक्निक्स होती है। तो ऑन दिस वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट जस्ट रिसेंट ओनली, बट इसके पहले वी हैड अ 2 एपिसोड, उसके बाद वो बंद हो गया, द सस्ता पॉडकास्ट करके। तो आई हैव माय फ्रेंड कॉल्ड इंद्रजीत मोदी। ओके, हाँ, ही इज इन आशिकाना, हैव यू सीन दैट ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार? आशिकाना, हाँ, उसमें वो राज का कैरेक्टर प्ले करता है। तो ऑन एपिसोड 2 ऑफ द सस्ता पॉडकास्ट हमने उन्हें इनवाइट किया था। इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ग्रेट गाय। तो उन्होंने बताया, मतलब उसने बताया था कि बहुत सारी टेक्निक्स होती है, और कुछ बताया भी था कि कुछ जैसे अपने वो यूज़ नहीं करते, क्या बोलते हैं वो, जो कि पके पेड़ पे पका पपीता, ऐसे बहुत सारी, तो ऐसे कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए थे। तो क्या क्या टेक्निक्स होती है, रियली वांटेड टू नो। सो आई विल टेल यू मेरी क्या प्रोसेस है। सबसे पहले मेडिटेशन से मैं शुरुआत करता हूँ।
एक बार मेडिटेशन हो गया उसके बाद वी कम टू वोकल्स, क्योंकि एक्टर के वोकल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. नॉर्मल हिंदी जो हम बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं फूल, तो वो रियल में अगर बोलने जाए तो वो फूल नहीं होता, वो फूल होता है. फूल, हाँ. फ बहुत सारे डिफरेंस है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है. सॉरी बट अब मानोगे नहीं, इंद्रजीत हैज सेड सेम थिंग ना, सेम थिंग, जो फूल और फूल. हाँ. हाँ, वो ऑन द पॉडकास्ट ऑन रिकॉर्ड उन्होंने सेम चीज बोला था. सो हाँ, कंटिन्यू. सो ये वो वोकल चीज़ें हैं कि अलग अलग वोकल्स है. वाइट लॉरी, येलो लॉरी, वाइट लॉरी, येलो लॉरी. सो ये क्या करता है, हमारी टंग को ट्विस्ट करता है, जिससे हमारा वोकल्स क्लियर हो जाता है. तो एक बार वोकल्स हो गए उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक सीन ले लिया और सीन को लेके सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ. लिख मतलब कैसे लिख ले? उसकी स्टोरी जैसे जैसे मैं समझते जाऊंगा, उसके डायलॉग्स जो भी होंगे, मैं फिर उसको दहन में भी मैंने ऐसा किया है कि एक बार स्क्रिप्ट मिल गई उसके बाद मैंने पेपर पे तो है ही, बट मैं फिर उसको मेरी बुक में लिखूंगा. ओके. तो मैं जैसे जैसे लिखता जाऊंगा ना, मैं और समझता जाऊंगा इसको. तो आप अपना वर्जन लिखते हाँ, हो उसको? मेन एक्टिंग में कैसा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है जो आपको वहां तक ले जाएगी. कोई ऐसा सेट वो नहीं है. नहीं नहीं नहीं. डायनामिक बहुत ज़्यादा. हाँ, हर एक इंसान की अलग टेक्निक है कि वो कैसे उसे अप्रोच करे. सो बेसिकली एक्टिंग में दो मेथड है, एक माइजनर एक्टिंग और एक मेथड एक्टिंग. मेथड एक्टिंग टोटली डिपेंड्स ऑन हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस था, ओके, उसको फिर याद करके. लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस, Personal एक्सपीरियंस दैट वी हैव टू इमेजिन. ना पर्सनल एक्सपीरियंस. मेरी लाइफ में जो पास्ट एक्सपीरियंस, जो मेरे ट्रॉमास या XYZ, जो हाँ मेरे हैप्पी मोमेंट्स हो या हाँ. XYZ, जो भी जितने भी इमोशंस हो, हाँ, वो सबको रिकॉल करना है. ओके. तो रिकॉल करके, उसको मेथड एक्टिंग. yeah, ओके. that is method acting. और माइजनर एक्टिंग totally depends on imagination. ओके. So you have to, so I believe मैं particularly माइजनर एक्टिंग फॉलो करता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हर एक इंसान की लाइफ में हुई होगी. कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं होती है जो हमें स्क्रिप्ट में कभी मिल जाए. तो पर्सनली और मेरी लाइफ ऐसे रही है कि मैं 2 बार घर से भाग गया हूँ. सही में? हाँ, और आज तक ट्रैवल मैंने बहुत किया है. तो लोगों को देखना, समझना, उनको जानना, और ऐसे करते 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 एक इमेजिनेशन हम हमारा बना देते हैं. तो मेरी टेक्निक पर्सनली ऐसी होती है कि एक बार आपको ये समझ आ गया कि ये कैरेक्टर ऐसा है, उसके बाद जब दहन में क्या हो रहा था मेरे साथ, ट्विस्ट होता था माइंड टू सोल. अगर माइंड से मैं प्रिपेयर करूँगा कि ये सिचुएशन में मैं हूँ, तो वो माइंड से हम एक लिमिटेशन तक पहुँच सकते हैं. बट व्हेन यू कन्वर्ट दैट टू योर सोल, फिर वो वापस से हमारे सेंसेशन पे हमें ले जाता है. और जब सेंसेशन ट्रूथफुल हो ना, तो इंसान वो राइट इमोशन प्रेजेंट कर सकता है, कन्वे कर सकता है उसको. मतलब सिर्फ उसको फ्री छोड़ देना है. जो भी अंदर से सेंसेशन आए ना कि दिस इज द इमोशन व्हिच आई हैव टू प्रेजेंट, खुद को छोड़ दो एंड यू बी योरसेल्फ, फ्री कर दो. दैट्स द थिंग आई बिलीव. यार क्रेजी क्रेजी क्रेजी. सो लाइक ये इतनी सारी चीज़ें हैं, लाइक इतनी इसमें माइन्यूट डिटेल्स, इतने नुआंसेस हर चीज़ में, हर एक आर्ट में होते हैं. लेकिन मेरे को सिनेमा, एक्टिंग, ये सब चीज़ में ना बहुत हद पार नुआंसेस लगते हैं. जैसे मैं पोइट्री लिखना पसंद है, मेरे को पोइट्री के नुआंसेस अलग रहते हैं, लेकिन जो इसके नुआंसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है और वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं पर्सनली. तो लाइक आपका फैसिनेशन, हाउ डिड यू स्टार्टेड दैट, हाउ योर फैसिनेशन स्टार्टेड कि भाई मेरे को ये मज़ा आ रहा है, आई एम लविंग दिस, मेरे को ये करना है एक्टिंग में ना. यस. हाँ. तो सबसे पहले मेरी सिस्टर है, उन्होंने मुझे एक फैशन शो था वहाँ पे ले गए थे, और वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया कि यार ये, वो एक्टिंग से रिलेट नहीं था बट इट्स अ काइंड ऑफ सिमिलर इंडस्ट्री जहाँ पे आर्टिस्ट, एक्टर्स, मॉडल्स, वी काउंट देम.
सो वो मुझे वहाँ ले गए और फिर ऑनलाइन ना मेरे पास छोटा सा फ़ोन था और ऑनलाइन एक आया कि मुंबई में एक रियलिटी शो जैसा हो रहा है छोटा सा यश आई एम करके, तो उसमें एक्टर्स का ऑडिशन चल रहा है। What was your age at that time? आई वाज अराउंड 15 और 16। Okay. तो मैंने ऑडिशन दिया, मैंने एक यूट्यूब से मोनोलॉग देख लिया और वहाँ से मैंने वो प्रिपेयर करके ऑडिशन भेज दिया। तो आई बिलीव मेरे सिस्टर थे, उन्होंने मुझे एक हाथ ऐसा कहता ना हाथ पकड़ के रास्ता दिखाया कि कोई भी इंसान ना आज तक यहाँ मैं पहुँचा हूँ ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। हर एक सिचुएशन में किसी ना किसी ने हेल्प की है जिनकी वजह से यहाँ पे मैं आज हूँ। तो वहाँ मुझे फैशन शो में ले गए, फिर मुंबई चला गया, इसमें मैं सिलेक्ट हुआ। वहाँ मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन देने के बाद फाइनल राउंड हुआ, सारी चीज़ें हुई, फिर वापी आ गया। वापी आके मैंने कहा अब वैकेशन था 10th का, मैंने कहा अब स्टडी में लिटरली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टडी में, मैं समझ ही नहीं पाता। मैंने कहा अब यार स्टडी में तो कुछ अपना है नहीं, फोड़ने वाले अपना काम का नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं है मेरा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कुछ तो करना है। तो यहाँ पे उमरगांव में स्टूडियो है स्वास्तिक प्रोडक्शन, अपनी राधा कृष्णा, पुरानी महाभारत रामायण सारी चीज़ें हुई है। तो फिर वहाँ पहुँचना था, तो वो फैशन शो में पंकज भाई करके है, उनसे मैं मिला। ही वॉज द आर्ट डायरेक्टर उमरगांव में। तो वो मुझे वहाँ ले गए और मैं जब वहाँ पहुँचा ना, मैंने कहा मुझे बस यहाँ काम करना है, मुझे यहाँ रहना है। वो उतना मतलब ऐसा पूरा वो माहौल देख के फैसिनेट हो गया कि अरे लाइक यू आर लाइक ऐसा तार है, ऐसा देख रहे चमक रहे आई वो ऐसा एक वो एनीमे देखते तो कैसा ऐसा चमकता है उसमें, तो दैट वाज द सेम मोमेंट फॉर यू। मैंने कहा मुझे कुछ भी करके यहाँ काम करना है, भले जूनियर आर्टिस्ट का काम दे दो, मुझे कुछ भी दे दो, मैं यहाँ रहूँगा, मुझे काम करना है। तो वहाँ पहुँचा, उन्होंने कहा, मैं जिद करने लगा कि मुझे ये काम करना ही करना है, तो उन्होंने कहा रुक। उन्होंने फिर वापस मुझे वहाँ पे हेल्प की, उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर के डिपार्टमेंट में, डायरेक्शन के डिपार्टमेंट में ज्वाइन करा दिया। देन आई वाज असिस्टेंट डायरेक्टर देयर फॉर 6 to 7 months। तो वो 6 to 7 months में मैंने एक प्रोसेस देख लिया कि ये शूट का पूरा है, हर एक डिपार्टमेंट कौन सा काम करता है, उनका क्या काम है। क्योंकि ये जानना, देखिए अगर वी चूज कॉमर्स तो उसकी एक ABCD है, श्योर। तो इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टर तो एक्टर की भी एक ABCD है, तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ऑन फील्ड रहते रहते मैंने सीख लिया कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है, कैसे करता है। फिर मैंने कहा यहाँ से अब हमारा हो गया, अब जाना है हमको सपनों की नगरी मुंबई। तो 2017 न्यू ईयर था, 2018 स्टार्ट होने वाला था। 1st January 2018 आई शिफ्टेड टू मुंबई। और मुंबई पहुँच के मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मेरा कोई भी मुंबई में रिलेटिव नहीं थे जिनको जो ये इंडस्ट्री में है। तो मैं गया मुंबई, पहुँच गया। पहुँचने के बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि यहाँ ऑडिशंस कहाँ होते हैं, और वहाँ पे मैंने देखा कि थिएटर्स कहाँ पे हैं। तो एक बहुत ही फेमस थिएटर है पृथ्वी थिएटर जो जुहू में, वो थिएटर में लॉकडाउन भी जब था ना, अभी भी मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। देखो ये सारे पृथ्वी थिएटर में लॉकडाउन था, कोई भी ऑडियंस अंदर नहीं थी, बट वहाँ पे एक सिंगल लाइट थी जो हर रोज़ चालू थी। वो कभी भी डार्क या कभी भी बंद नहीं हो सकता थिएटर। तो फिर मैं सबसे पहली बार जब पृथ्वी थिएटर पहुँचा, सो उसके बाहर कैफ़े है, और कैफ़े में बहुत सारे लोग रहते हैं, चिल करते हैं, आजू बाजू बैठते हैं। तो मैं जैसे ही वहाँ गली में एंटर हुआ, मैं डर गया। मैं वहाँ मुझे पता ही नहीं यहाँ कौन क्या है, क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता था कैफ़े में लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, या मुझे ऐसा लगा सारे एक्टर है, सारे कहीं ना कहीं, हाँ, क्योंकि मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैं फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एंटरिंग इन दैट वर्ल्ड। तो मैं पृथ्वी थिएटर में गया ही नहीं, मैं वहाँ से सीधा आगे चला गया। ये तो वो वाला होगा कि भाई गली पे समोसा खाना है, लेकिन वहाँ पे कोई पहचान वाला खड़ा है और बोल के पकड़ लेगा, उससे अच्छा चलो आगे ही निकल जाते हैं। तो जैसे मैं पहुँचा, आगे चला गया, फिर 2-3 मिनट में वहाँ रुका,
और रुकने के बाद धीरे धीरे शांत हुआ, फिर वापस वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने पूछा कि यहाँ मुझे एक्टिंग में काम करना है तो कैसे काम मिलेगा। तो मुंबई में कैसा है, 2 तरीके से काम चलता है। एक, आप हार्डवर्क करके 0 से 10 पे जाओ। सेकंड, इफ़ यू हैव मनी यू इन्वेस्ट दैट मनी 80 to 60,000 इन अ वर्कशॉप। वो वर्कशॉप करने के बाद वही लोग आपको थिएटर प्ले में ले जाएंगे, वही लोग आपको थिएटर शोज कराएंगे। सो आई चूज कि यार पैसे दे के कुछ सीखना उससे अच्छा ऑन फील्ड रह के 0 से मैं 10 तक जाऊंगा। सो आई नो 1 2 3 4। अगर डायरेक्ट मैं वहाँ पे पहुँच गया तो स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स मुझे नहीं पता चलेंगे। मैंने पूछा कैसे काम करते हैं, कैसे ढूंढते हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद किसी ने मुझे बताया कि थिएटर देख लो और देखने के बाद फिर बैक स्टेज जाके उनसे बात करो। ओके। सो अब मुंबई की जर्नी स्टार्ट होने वाली थी। मुंबई जैसे थिएटर में मैंने प्ले देख लिया, वो प्ले हो रहा था रजित कपूर। ओके। वो राजी फिल्म देखी आपने? हाँ, हाँ, उसमें आलिया भट्ट के डैड थे। ओके। हाँ, 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 तो उनका प्ले चल रहा था, मैं प्ले ख़त्म हुआ, बैक स्टेज गया और लकीली उस दिन मेरा लक था, मेरे साथ मतलब पहले 2 और लोग थे जिनको ज्वाइन होना था। मैंने कहा रुको इनको चले जाने दो, इनको एक बार बात कर ले दो, उसके बाद मैं जाता हूँ। तो उन दोनों का हो गया, फिर मैं गया। तो मैंने कहा सर मुझे थिएटर ज्वाइन करना है, मैं बैक स्टेज करूँगा, आप जो बोलोगे। इफ़ यू वांट अ टी आई विल ब्रिंग यू अ टी, वट एवर यू वांट आई विल डू इट, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट थिएटर। तो सर ने कहा नहीं नहीं अभी तो नहीं है, ये वो ऐसा सब हुआ। लकीली उस दिन सर बैक स्टेज में अकेले काम कर रहे थे। ओके। और फिर मैंने कहा सर भले ही आप मुझे ज्वाइन मत कराओ बट आज आपकी हेल्प कर दूं। हाँ। तो फिर कहा, सर ने कहा आजा कर दे। हाँ। तो तब से फिर स्टार्ट हो गया। तो थिएटर में सबसे पहला ब्रेक मुझे उन्होंने दिया। ओके। फिर नेक्स्ट डे से उन्होंने कहा क्या तू अब आजा हमारे ठीक है, ग्रुप में। चल अभी तू आजा। हाँ, वहाँ से शुरुआत हुई थिएटर की। Okay. फिर बैक स्टेज करते 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 साथ में मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किया। दैट्स द जर्नी। तो ऑडिशन के एक्सपीरियंस आई गेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे। तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं ऑडिशन के? गुड बैड, मुंह पे बेइज्जती करते या फिर विल कॉल यू वाला सीन और फिर कॉल नहीं आता, ऐसे आई गेस बहुत सारे एक्सपीरियंसेस। ऑडिशन में 1 साल तक मैं कंटिन्यू एवरी सिंगल डे ऑडिशन देने गया हूँ। और हर रोज एवरी सिंगल डे विरार से अंधेरी, और वहाँ पे जाने के बाद एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू गो फॉर ऑडिशंस। और एक दिन ऐसा नहीं था जहाँ पे मुझे किसी ने कहा हो कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द ऑडिशन। ओके, फॉर 1 ईयर। फॉर 1 ईयर एवरी डे रिजेक्शन। तो ऐसा मोरल ऐसा जमीन के नीचे नहीं चला गया कि सेल्फ एस्टीम मोरल सब ऐसा जमीन के नीचे? ना मैंने कहा एक्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि जो चीज़ मेरे लिए होगी ना वो आएगी मेरे पास, कोई छीन नहीं सकता बस अपने को। हाँ, क्योंकि मेरा कैसा है कि मैं तभी वो सीख रहा था। ओके। तो ऑडिशन में कैसा है कि इफ़ यू आर टोटली फिट इन दैट रोल तो ही फिर वो आगे प्रोसेस करते हैं। तो मैंने एक ऐसा लिया कि ये मेरी जर्नी है जहाँ पे मैं सीख रहा हूँ। ओके। एंड इट इज़ नेसेसरी टू इन्वेस्ट माई टाइम, इन्वेस्ट वॉट एवर आई हैव। और एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू गो। उसमें बहुत सारे हुए कि मॉर्निंग में मैं 2 बजे वहाँ पहुँच गया, उन्होंने कहा आजा ऑडिशन लेते हैं। 7 बजे तक बिठाया, 8 बजे तक बिठाया। फिर क्या इसको क्यों बिठा रखा है, इसका तो कुछ है ही नहीं, भाई तू घर जा। ओके। वहाँ से फिर मैं घर चला गया। बहुत बार ऐसा हुआ है, बट दैट इज़ द वन थिंग जिस पे फोकस नहीं करना है। मूव ऑन एंड लाइफ में जो आपका है वो आपको एक दिन मिल जाएगा। बहुत पोएटिक। जस्ट बिलीव। यस, ट्रू। तो इन शॉर्ट कि आपको वन शॉट वंडर नहीं बनना था। यू वर लाइक कि योर एटीट्यूड वाज लाइक कि ठीक है ये जर्नी, यहाँ पे अगर मैं साल के 365 ऑडिशंस दे रहा हूँ, भले मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ लेकिन मैं 365 नई चीज़ें सीख रहा हूँ, नए स्किल्स या जो भी जो होता है कि भाई कुछ ऐसा ये वो नए टेक्निक्स और वैसे नए 365 रोज में सीख रहा हूँ। इसमें मेरा कैसा है कि जब से मैंने एक्टिंग की शुरुआत की थी सिर्फ एक मोटिव है, मुझे सिर्फ एक्ट करना है। वेदर इट्स इन फ्रंट ऑफ थिएटर ऑन स्टेज, या फिर कैमरा के सामने, या फिर सड़क पे। 3 चीज़, सिर्फ मुझे एक्टिंग करना है, चाहे वो सड़क पे हो, स्टेज पे हो या कैमरा पे हो।
सिर्फ मुझे एक्टिंग करनी है. We have met in 2019, Yeah. 2020. हाँ, तो at that time आप अपने, मैं और क्रिस्टी भाई, हम दोनों साथ में मिले थे आपको. एंड उधर उस वो डांस क्लास के नीचे वड़ा पाव वाले के उधर जो फेमस वापी का वड़ा पाव है उसके पास मिले थे. तो यू वर लाइक, आपके पास एक बुक थी, आई स्टिल रिमेम्बर दैट, कि आपके पास एक बुक थी पोएट्री का. एंड ऐसे ही आपके साथ एक स्क्रिप्ट राइटर था आपके फ्रेंड. एंड अचानक से आपने ऐसे ही बात अपनी चल रही थी एंड कॉन्वर्सेशन होती गई नहीं, स्टार्टेड रिसाइटिंग पोएट्री. सो वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है पोएट्री का? पोएट्री में मतलब कैसे डेवलप कैसे होता है वो नहीं, बट कैसे वो पोएट्री ने ऐसा जकड़ लिया आपको? क्योंकि पोएट्री जकड़ती है, वो ऐसा डेवलप नहीं, वो जकड़ती है सीधा. कि जब लाइफ में ये सब चीज़ जब हो रही थी तो सिर्फ ये इंडस्ट्री से रिजेक्शन नहीं था, बहुत सारी दूसरी चीज़ों से भी रिजेक्शन था, फैमिली सपोर्ट, सारी चीज़ें. तो जब मैं अकेला हो जाता था ना, बहुत बार ऐसा हुआ है, तो मैं कहीं एक जगह जाके रोने लग जाओ, रो जितना हो जाए, फिर उसके बाद करे क्या? जो हमें सुनने वाला कौन है? अगर आसपास कोई सुनने वाला नहीं है तो फिर एक किताब है जो जहाँ पे हम लिख सकते हैं. तो वहाँ से धीरे धीरे मैंने जो भी मन के अंदर आया लिखना शुरू किया, सुनना शुरू किया, और उसके बाद से वो शायरी में ना एक इमोशन है जो आप ऐसे खुल के नहीं बता पाते ना. वो 2-4 एक राइम बना दो, उसमें आप उन तक पहुँचा दोगे कि ये ऐसा है. एक तो, मैंने वही मैं बोल रहा था कि सुनाओ कुछ अपना ओरिजिनल ऐसा. एक मैंने पोएट्री लिखी थी कि कब तक आंखों से देखती रहेगी, कुछ बात तो कर, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू हाँ तो कर, तेरे हाथों में मेरा हाथ है, इजहार तो कर, इजहार तो कर, महफिल बनी हुई है, कुछ हो ना हो, प्यार तो कर. अरे वाह. और कुछ ऐसे, मतलब कुछ, ये तो रोमांटिक हो गया, कुछ ऐसे सीरियस और समथिंग लाइक दैट. जिंदगी के कर्ज से बाहर निकलूं तो दुनिया देखूं. ओके, जिंदगी कर्ज से बाहर निकलूं तो दुनिया, कर्ज यानी कि जो हमारे आसपास हो रहा है, जो हमें जहाँ तक पहुँचना है, जो भी प्रॉब्लम्स है, सारी चीज़ें, जो एक हमारा कर्ज है ना, जो हमको खुद को चुकाना है, जो हमें अचीव करना है. तो जिंदगी के कर्ज से बाहर निकलूं तो दुनिया देखूं, मेरी तो आँख खुलते ही मौत हो जाती है. इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंटेंस. बहुत सही. मैंने एक ऐसा ही कुछ लिखा था कि इट वाज लाइक कि मैं पहले बहुत लंबे पोएट्रीज लिखता था, अभी भी लिखता हूँ, मज़ा आता है. लेकिन बीच में मेरा एक ऐसा शिफ्ट हो के मैं वन लाइनर्स पे बहुत जाता था. ऐसा वन लाइनर्स का भी अपना एक मज़ा है ऐसा. तो मैंने एक ऐसा लिखा था कि ये दोपहर की हवा है या तुम्हारा ख्याल, ओहो, कि जो मुझे सुस्त कर रहा है. क्या बात है ना. ऐसा ही था कि वो कंडीशन भी ऐसी थी कि मैं ऐसे ही मस्त दोपहर को ऐसे लेटा हुआ था, साथ में जो इमोशन, हाँ, कि भाई ये दोपहर की हवा है. वो खिड़की के पास बैठा था, ऐसा हल्की हवा ऐसा छूती है, तो वहीं पे ऐसा अचानक से निकलेगी, भाई ये दोपहर की हवा है या तुम्हारा ख्याल जो मुझे सुस्त कर रहा है. एक बहुत ही अच्छी पोएट्री जो यंग जनरेशन है ना, हाँ, उनको रिलेट होता है कि सितम ढाते हुए सोचा करोगे. हाँ, जो लवर्स है ना, हाँ. सितम ढाते हुए सोचा करोगे, तुम हमारे साथ ऐसा करोगे, अंगूठी तो हमें लौटा रहे हो, मगर अंगूठी के निशान का क्या करोगे. बहुत क्रेजी. बहुत बढ़िया. पोएट्री, शायरी बहुत मजा आता है मेरे को सुनने में. लाइक मैं रैपिंग करता हूँ तो रैप इज रिदम एंड पोएट्री करता हूँ रैप के साथ, तो क्रेजी भाई. सो आई गेस कि जब आप यू वर इन दैट पीरियड, कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड, वो स्ट्रगलिंग पीरियड तो लाइफ टाइम चलता है, बट जब इंटेंस स्ट्रगलिंग पीरियड था, जब ऐसा था कि कोई नहीं था ना, फैमिली दूर रहती है एंड रोज रिजेक्शन, तो जैसे पोइट्री का साथ रहता है वैसे हम लोग बहुत लोगों को एडमायर भी करते हैं कि भाई इसने ऐसा कि इसने भी सेम थ्रू से, मतलब चीज़ों से गया है ये आदमी, कोई XYZ आदमी हो, औरत हो, कि भाई ये इंसान भी सेम उससे या तो मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रगल से गया, लेकिन आज वो वहाँ पे, ठीक है, कि आज वो उस मुकाम पे है. टाइम लगा. तो आपकी लाइफ में ऐसे कुछ
आदमी हो और मतलब कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप एडमायर करते हो अभी भी और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा करते कुछ एक्टर्स कुछ कैरेक्टर आई गेस कैरेक्टर्स ऐसे कुछ कैरेक्टर्स भी अभी तक मैं इफ़ आई बी ऑनेस्ट मुझे जो थॉट्स आते हैं ना जिससे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ मैं जो हमारी हिस्ट्री है ना अभी की मुझे अभी तक आई बी ऑनेस्ट ऐसा मेरा पर्टिकुलर कोई एक्टर नहीं है जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ या जिनसे मैं सीखता हूँ ओके व्हाट आई थिंक इज आज की हमारी जो जनरेशन है थोड़ी भी चीज़ आ जाए तो अरे यार ये तो ऐसा है अरे यार ये तो ऐसा है पर जब हिस्ट्री में हम लोग पीछे जाए इफ देयर इज अ किंग उसका पूरा एम्पीरियर है तो इतनी छोटी सी अगर इसमें इतना ही पानी है तो इससे वो थोड़ी परेशान होगा तो लाइफ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए या सपोज आज कोई है जिसके पास रात को सोने की जगह नहीं है तो वो अगर उसमें वो परेशानी में रहेगा कि आज रात को सोने का नहीं है तो फिर वो ना हमारे माइंड में दो चीज़ है एक डेविल माइंड और एक हमारा जो अच्छा माइंड है तो मैं ये करता हूँ कि पहचान लो ये कौन सा डेविल माइंड है और कौन सा अच्छा माइंड है अगर एक बार पहचान गए कि नहीं ये डेविल माइंड को पकड़ लिया ना एक थॉट आ गया फिर दूसरा फिर तीसरा तो वो फिर एक पूरा फ्लो बन जाता है तो मैं सोचता हूँ कि जब पहले के लोग होते थे उनकी प्रॉब्लम्स आज की जनरेशन के हिसाब से क्या प्रॉब्लम होती होगी बहुत इंटेंस बहुत ज़्यादा तो वो लोग अगर वो चीज़ टैकल कर सकते हैं तो हम लोग ये छोटी चीज़ क्यों नहीं कर सकते और मैं ये सोच रहा था कि आज हमारे पास बाइक है स्कूटी है कहीं भी जाओ तुरंत ऑन करो पहुंच जाओ पहले के लोगों के पास तब उन्होंने ये सब डिस्कवर नहीं किया था वो अपना पूरा सामान लेके एक जगह से दूसरे जगह वॉक करके जाते थे तो उनके अंदर जो स्ट्रेंथ स्टेमिना विल पावर जो होता था ना उससे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ कि वो अगर कर सकते हैं वो जनरेशन में इतना बड़ा एम्पीरियर वो संभाल सकते हैं मैं मेरी लाइफ क्यों नहीं संभाल सकता ट्रू जैसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ फ्रॉम महाराणा प्रताप कि जब वो हल्दी घाटी युद्ध के बाद जब वो उनको जंगल में टाइम बिताना पड़ा था ऐसा बहुत फोक टेल्स है कि उनको घास खा के चलाना पड़ा कुछ नहीं था बट स्टिल उनके अंदर एक ऐसा विल पावर था कि नहीं कम बैक होगा अभी मॉडर्न लैंग्वेज में बोले कि भाई कम बैक होगा कि मैं अपनी धरती के लिए वापस आऊँगा वही तो महाराणा प्रताप ऐसे थे कि जब एक मैंने स्टोरी सुनी थी कि कोई एक राजा था उस पर मतलब वहाँ पे युद्ध करने के लिए वो जा रहे थे और रात हो गई रात को वो सो गए पर जिसके पास वो जा रहे थे ना जिसके साथ युद्ध करने के लिए उनको महाराणा प्रताप को नींद आ गई वो कहीं पे सो गए पर जिनको मारने जा रहे थे ना उसने 3 बार तीन से कितनी बार उसको पता होगा कितनी बार उसने उसकी जगह बदल दी उसको नहीं पता कि कब महाराणा प्रताप आके मुझे कुछ कर दे वो सो गए महाराणा प्रताप वो चैन से नहीं सो पाए तो उनका वैसा एक और है ना उससे मैं सोच रहा हूँ कि वो इंस्पिरेशन है रियल इंस्पिरेशन हमारी वो है जो हमारा जो धर्म है हमारी जो चीजें हैं उसको लेके आप उससे इंस्पिरेशन लोगे ना दैट इज द रियल पावर आई बिलीव नहीं ट्रू लाइक आप लिटरेचर पढ़ते हो यस तो लिटरेचर में होता है कैरेक्टर स्केच होता है तो लाइक अगर मैं ट्राई करता हूँ चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं ठीक है कि मैं आपको कोई पर्सनालिटी का नाम लूंगा आप उसका कैरेक्टर स्केच बताओ लाइक आपके पॉइंट ऑफ व्यू में अगर वो पर्सनालिटी को आप ज़्यादा आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा तो इट्स ओके बट जिनके वजह फॉर एग्जांपल चलो स्टार्ट विद महाराणा प्रताप उनके कैरेक्टरिस्टिक महाराणा प्रताप उनका कुछ चीज़ें जो जहाँ तक मैंने उनको पढ़ा ना महाराणा प्रताप एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने आज तक कोई भी चीज़ में हार नहीं मानी है मतलब अगर कोई चीज़ करनी हो ना इट इज़ इन योर माइंड इन योर थॉट कि वहाँ तक पहुँचना नाम है वो उसकी जर्नी उसको पूरा प्रिपेयर करना सारी चीज़ें वो एक उनसे सीखने मिलता है कि जो उनका विल पावर जो ऑरा जो सारा उनका वो चीज़ है ना उनके वजह से बहुत सारा इफेक्ट हमें मतलब सीखने बहुत मिलता है
चलो विल गो विद अनदर या औरंगजेब. औरंगजेब. बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है, लेकिन वही जानना बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी है कि इविलनेस के भी क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या ट्रेट्स होते हैं. जैसा आपने वो देखा है कि हाउ टू बिकम अ टायरेंट, नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है. हाँ हाँ. अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा. वो उसका मतलब वो है, उनका ऐसे ही है कि टाइटल का नाम है हाउ टू बिकम अ टायरेंट. टायरेंट Okay. मतलब डिक्टेटर, जैसे हिटलर, मुसोलिनी वैसा. तो हाउ टू बिकम अ टायरेंट, तो वो उसमें कुछ 6 या 7 एपिसोड्स है. तो उन्हें सबके कैरेक्टर्स बताए, मतलब सब में सारे डिक्टेटर्स में क्या चीज़ कॉमन है. जैसे फॉर एग्जांपल सारे डिक्टेटर्स में एक चीज़ क्या कॉमन होती है कि जो उनके कन्वे करने की पावर रहती है ना, अपने अपने इमोशंस और वर्ड्स. जैसे आप कभी हिटलर की स्पीच यूट्यूब करोगे ना, तो वो दिखेगा आपको कि वो ऐसा बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज़ करता है अपनी स्पीच में, कैसे वो अपने वर्ड्स को थ्रो करता है पर्टिकुलर उस चीज़ तरीके से. एक वो हो गया. दूसरी चीज़ ये हो गई कि वो हमेशा एक जो टायरेंट रहता है ना, वो हमेशा पावर का बहुत ज़्यादा वो रहता है कि पावर का सेंटर बनना चाहता है हमेशा. कि पावर शेयर नहीं करेगा. अगर मंत्री है तो मंत्री के पास भी पावर खींच लेगा कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द पावर मेरे पास रहती है. तो ऐसे जानना भी बहुत मज़ा आता है मेरे को भी ऐसा, क्योंकि आपको तो नहीं पता लेकिन मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ. आई हैव ग्रेजुएटेड इन हिस्ट्री ऐसा. तो जब हिस्ट्री पढ़ता है ना, तो ऐसा लगता है कि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं ना, इतने फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स हैं ना. फॉर एग्जांपल मैं और मेरा एक फ्रेंड इसके ऊपर पॉडकास्ट भी करने वाला है. इट्स अबाउट रॉबर्ट क्लाइव. रॉबर्ट क्लाइव करके एक ब्रिटिश ऑफिसर था. ठीक है, जिसने बैटल ऑफ प्लासी आपने सुना होगा. प्लासी. ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी में एक होता है डिप्लोमेसी, जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ना कि आजकल डिप्लोमेसी वर्ड बहुत चलता है. जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स डिप्लोमेसी, एस जयशंकर का बहुत ऐसे रील्स आती है, वो सिग्मा मेल वाली रील्स. तो मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग जब साथ में एग्ज़ाम के पहले हम लोग क्या करते थे, मैं ज़ोर से पढ़ते थे उनका पूरा, मतलब पूरा वो जो भी रहता था ना वो, ताकि वो रजिस्टर. और तो हम लोग पढ़ रहे थे एग्ज़ाम के पहले. वो सुनता है, मैं पढ़ता हूँ, फिर कुछ वो पढ़ता है और मैं सुनता हूँ ऐसा. तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग उसके पहले भी पढ़ा था, लेकिन जब उस कॉन्वर्जेशन में से ऐसा पड़ा कि रॉबर्ट क्लाइव जैसा है ना डिप्लोमेट आज तक दुनिया में नहीं हुआ. उसने बहुत कुछ खराब किया, लेकिन जब आप उसको सिर्फ डिप्लोमेट की नज़र से देखोगे ना, और जब उसने जो रियल टाइम स्टोरी, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स आपने देखा होगा, तो गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ ऐसा है कि उसके कैरेक्टर्स ऐसे और स्टोरी प्लॉट ऐसा है कि अरे बाप रे. लेकिन जब आप ये फिक्शनल है, लेकिन जब आप रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ोगे ना, उसकी लाइफ के बारे में, उसने कैसे अपने ब्रेन का, मतलब वो एक छोटा सा एक सूबेदार जैसे बोले ना, एकदम छोटा सा आदमी, और वहाँ से वो कैसे ब्रिटिश सबसे मेन ऑफिसर बनता है, कि वाइस रॉय का सबसे मेन आदमी, कि भाई कहीं भी कुछ भी इशू है रॉबर्ट क्लाइव को बुलाओ. वो बिना जंग लड़े वो सारी चीज़ें. वो एक 48 लॉज ऑफ पावर करके बुक है, उसमें वो बोलता है कि ग्रेट किंग वो नहीं है जो पावर का यूज़ करे, ग्रेट किंग वो है जिसको पावर की यूज़ ना करना पड़ा. तो रॉबर्ट क्लाइव जैसे कैरेक्टर, तो हिस्ट्री पढ़ने में इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. भले मेरे को डेट्स याद नहीं रहती, बट इट्स लाइक कि जो कैरेक्टर्स निकलते हैं ना उसमें से, जैसे ही महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि वो मतलब नेवर गिव अप एटीट्यूड तो था ही, लेकिन जो उनका सबसे मेन कैरेक्टर था ना महाराणा प्रताप का, वो था इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इन द सेंस कि मेरी क्या बोलते हैं हिंदी में वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट रिलेटेड, कि भाई ये मेरे लैंड की इंटीग्रिटी है, इसको मैं कभी नहीं जाने दूंगा ऐसा. उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े. तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है वैसे ही. नेवर गिव अप. यस, हाँ वो तो वही. तो कभी ऐसे ही और आराम से अपने बैठ के बात करेंगे ऑफ कैमरा. विल स्टार्ट अनदर थिंग कि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं. कि मेरे को बहुत बार ये क्वेश्चन मेरे मन से बहुत आया है, क्योंकि अभी मेरा पिछले 2 साल में सिनेमा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ा है. जैसे मैंने बोला ना कि देखना, सिर्फ देखना नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखना, वो आर्ट को देखना कि भाई वो शॉट यहीं से ऐसे ही क्यों आया, वो शॉट इतना कंटिन्यूस क्यों, ये डायरेक्ट वो एक्टर ने इसको इस तरीके से ही क्यों बोला. तो वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते. तो मैं बहुत बार सोचता हूँ जैसे ईविल कैरेक्टर्स रहते हैं ना, तो जैसे आपने भी दहन में वो वाला एक कैरेक्टर प्ले किया, वैसे बहुत सारे एक्टर्स रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा न्यूज़ में भी आया था कि अलाउद्दीन खिलजी वाला कैरेक्टर के लिए रणवीर सिंह ने अपने आप को एक रूम में बंद कर दिया था बहुत दिनों तक, वहाँ से बाहर ही नहीं निकला. सच या झूठ पता नहीं, बट आई गेस सच ही हो गया, क्योंकि वो कैरेक्टर वैसा हैवी कैरेक्टर था, पावरफुल कैरेक्टर, नेगेटिव, उसका ऑरा वैसा था कि एक
अगर कोई उसको बोले ना कि जल्लाद जैसा कैरेक्टर था उसका, तो उतना सारा वो एक मेंटल वो पड़ता है दिमाग पे। Yeah. तो एज एन एक्टर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये आपकी पर्सनल लाइफ में या आपके वेलबींग के लिए कैसे इफेक्ट करता है, नहीं करता, कितना करता है? दैट आई वांटेड टू नो। बहुत करता है। एक एक्टर को जितना ज़रूरी एक कैरेक्टर को डेवलप करने में है, उतना ही ज़रूरी उससे स्विच ऑफ होने में भी उतना ही एफर्ट लगता है। और जब दहन का हुआ था, इट वाज अ प्रोसेस ऑफ अ ईयर। पहले वर्कशॉप्स हुई, ट्रेनिंग हुई, उसके बाद शूट हुआ। शूट में भी बीच बीच में कोविड आ गया था। तो उसके बाद जब शूट ख़त्म हुआ था, और ख़त्म होने के बाद सबसे पहले दिन मॉर्निंग में 6 बजे मैं मुंबई से वापस पहुंचा हूँ। ओके। उसी दिन मैं घर छोड़ के भागा था। ओके, तो ये बहुत रिसेंट है। हाँ, जब जैसे ही शूट ख़त्म हुआ मैं घर पहुंचा और घर से मैं भाग गया था। वाई? बिकॉज दिस कैरेक्टर, उसका जो थॉट प्रोसेस था ना, वो सिर्फ शूट के लिए नहीं था, वो मेरी रियल लाइफ का थॉट प्रोसेस हो गया था। ओके, मतलब उतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया था वो चीज़? बहुत ज़्यादा। और वो माही है ना, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा था, उसकी एक लकी थी। हाँ। तो मैंने सारी एसेसरी, वो बहुत सारी एसेसरीज कपड़े पहनते थे, तो मैं वो एक लकी था ना हाथ का, वो मैं लेके आ गया था। मैंने कहा ये एक जो पार्ट है ना, वो मैं आज भी अगर पहनूंगा तो मुझे फील कराएगा ये माही है। तो वो मैं लेके आ गया था। और अराउंड 3 months मेरे लिए, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें इतना लॉन्ग रन हुआ शूट का, तो उसमें मुझे अराउंड 2 to 3 months लगे वो कैरेक्टर से बाहर आने के लिए। जब मैं वहाँ से निकला तो मैं ऐसा हो गया था कि उसका जो थॉट प्रोसेस था ना, वो मेरा रियल थॉट प्रोसेस हो गया था। और जब मैं ट्रैवल करता था ना, तो मेरे सामने कुछ भी आ जाए, अगर मुझे वो चीज़ करनी है तो मैं वो चीज़ करूँगा। बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा वो पीरियड। मैं ना किसी से बात कर पाता था, ना किसी के साथ ऐसे इन्वॉल्व होके हैव अ गुड चैट, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक अंदर का जो माइंड था ना, बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एन एक्टर टू लर्न वो कैरेक्टर से बाहर आने के लिए, स्विच ऑफ कैसे करना है, स्विच ऑफ करने के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं आपको पूछूं कि स्विच ऑन करना ज़्यादा हार्ड है, वो कैरेक्टर में ज़्यादा घुसना ज़्यादा हार्ड है, या उससे निकलना बहुत ज़्यादा हार्ड है? उससे निकलना बहुत ज़्यादा हार्ड है। मेरे लिए एक टाइम तक मुझे ऐसा लग गया था कि अब आगे मुझे वापस, क्योंकि मेरे टोटली ऑपोजिट कैरेक्टर था। हाँ। रियल लाइफ में मैं उतना गुस्सा या ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपका ऑल्टर ईगो बन गया। हाँ। और जब वो हो गया ना, बहुत सारी डिफिकल्टीज आई इन, और फिर क्या हो जाता है ना, लोगों को नहीं पता व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, क्योंकि सब इधर है। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा रियल नेचर है, बट असल में मुझे पता ना कि नहीं यार, नहीं। हाँ, मैं एक प्रोसेस से होके आया हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई ये पॉडकास्ट आपको देख रहा है तो वो ऐसा इमेजिन नहीं करेगा कि आप हाँ, पॉजेस्ड हो चुके हो। अरे मैं जब थिएटर प्ले करता था ना, थिएटर प्ले करने के बाद ये पता नहीं मेरा प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है, जब थिएटर करने के बाद मैं बाहर आ जाऊं, मैंने एक चाचा छक्कन का रोल प्ले किया था। थिएटर छक्कन। छक्कन, तो उसमें मेरी एज थी अराउंड 60 आसपास। ओके। और उसमें जो आमिर खान की रियल सिस्टर है निकत खान, उसकी रियल एज है अराउंड 60 अप है वो। और उसका मैं हस्बैंड बना था। ओके। दाढ़ी और सब लगा के। और जब वो कैरेक्टर खत्म हो गया, मैंने प्ले कर दिया, खत्म हो गया, फिर बाहर आके सब जब ऑडियंस के साथ फोटो सब ले रहे थे, मैं वो लेडीज के बाजू में खड़ा था। और वो कहती, वो जो चाचा छक्कन का कैरेक्टर किया था वो कहाँ है? मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा छोड़ो। तो ये पता नहीं प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है, लोग ना जब ऑन स्टेज में होता हूँ ना और जब ऑफ स्टेज आ जाता हूँ नहीं पहचानते। ये पता नहीं माइनस पॉइंट है प्लस पॉइंट है। तो इट इज हमारा क्वेश्चन क्या था कि वही कि कितना मेंटल वो, हाँ, कितना वो स्ट्रेन डालता है, कितना इफेक्ट करता है। तो अराउंड मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि अगर जितना लंबा प्रोसेस शूट का होता है उतना फिर हम और इन्वॉल्व हो जाते हैं वो कैरेक्टर में। तो धीरे धीरे फिर से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। और मेरा माइंड कैसा हो जाता था कि एक थोड़ा सा भी गुस्सा आया ना, तो फिर वो गुस्सा एक थॉट
दूसरा थॉट और बढ़ते बढ़ते वो गुस्सा ना ज़्यादा हो ऐसा हो जाता है। तो फिर मैंने अकेले रहना शुरू कर दिया। ओके। और अकेले रहते रहते मुझे सेल्फ डाउट होने लगा कि यार लोग को हम कैसे समझाएं कि दिस इज ये नॉट मैं व्हाट नहीं हूँ, आई वांट टू हाँ। डू। रियली मैं किसी को नहीं, मैं ऐसा था, मैं ट्रेन में ट्रैवल करता था, अगर मुझे ऊपर बैठना है ना तो मैं उसको नीचे उतार देता, मैं ऊपर बैठ जाता था, कैरेक्टर वैसा था। तो 2-3 महीने लिए, फिर से वो मेडिटेशन, सारी चीज़ें, एक एक्टर की एक्सरसाइज, उसका बॉडी वार्म अप, सारी चीज़ें करते करते कहीं अभी भी कहीं ना कहीं, अभी मोस्टली जैसे जैसे अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो उससे बहुत हेल्प होता है, जैसे नेचर के साथ कनेक्ट रहता है ना, वैसे वैसे धीरे धीरे सब शांत होते काम गया, वो वापस आप काम अपने होते गया। ओरिजिनल हाँ स्टेट में बैक जाते हो। हाँ लाइक अगर मैं इसको माइन्यूट डिटेल पे अगर हम लोग जाने की कोशिश करें तो वी आर व्हाट वी थिंक, थिंक एंड दैट डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम दैट बिकम आवर एक्शंस। एक्शंस। ठीक है, तो आप सोचो कि अगर समझ लो कि आप 2 साल के एक शूट के पीरियड में हो, ठीक है, तो आप बहुत कंटिन्यूसली आप वो एक कैरेक्टर में रह रहे हो फॉर अ दिन के इतने अमाउंट ऑफ टाइम। एक एवरेज आप समझ लो कि आधा दिन आप वही कैरेक्टर में रह रहे हो, तो आप सोच भी उस हिसाब से रहे हो। एज यू सेड कि आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आप इमेजिन करके वो कैरेक्टर, तो आप दिन आधा दिन आप वही सोच रहे हो कंटिन्यूसली, एंड फिर वो धीरे धीरे आपका वो Reality. आपका अपना बॉडी वैसा है कि वो धीरे धीरे आपके एक्शंस में दिखने लगता है। क्रेजी क्रेजी। सो लाइक इसलिए वही मैं बोल रहा हूँ कि एक्टिंग बहुत ज़्यादा लोगों, लाइक व्हाट नॉर्मल पीपल हैव अ सिनेरियो अबाउट एक्टिंग कि अरे फेम, मनी, दिस, लाइट, मतलब क्या बोलते हैं, स्पॉटलाइट एंड ऑल, अटेंशन, हीरो, और न्यूज़पेपर में आ रहे एड्स मिल रहे हैं, बट जो एक्टर का जो रियल प्रोफाइल है ना वो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ऐसे मतलब डू यू वॉच एनी फॉरेन सिनेमास, लाइक नॉट हॉलीवुड बट फॉरेन सिनेमास? मैंने एक फिल्म देखी थी, द साउंड ऑफ मेटल। साउंड ऑफ मेटल। तो वो पर्टिकुलरली मेरा कैसा है आप नहीं बिलीव करोगे, काफ़ी सारे ऐसे लोगों को भी वैसा लगे कि एज एन एक्टर क्यों ऐसा है। मैंने जो फर्स्ट फिल्म देखी थी ना बॉलीवुड सिनेमा में, वो थी चांदनी चौक टू चाइना। फनी वाला, वो क्रेजी। उसके पहले की कोई फिल्म मैंने नहीं देखी है। हाँ। अभी भी मोस्टली सिर्फ 1-2 फिल्म जो इंटरेस्टिंग लगे या वेब सीरीज इंटरेस्टिंग लगे मैं वो देख लेता हूँ। ओके। बाकी मेरा ऐसा वैसा नहीं है कि मुझे ये देखना है, ये करना है, ये सीखना है। मैं क्या सोचता हूँ कि मुझे ना खुद से वो प्रोसेस खुद को समझाना है, खुद से सीखना है और फिर अप्लाई करना है। तो सेम डिपेंड्स के एक्टर की प्रोसेस जो जर्नी है वो खुद डिसाइड, ये प्लस पॉइंट है हमारा कि इसमें हमें वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं खुद से प्रिपेयर करूँ। इफ़ द डायरेक्टर इज गुड, वो आपको सपोर्ट कर रहे हो कि यू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ, यू डू वॉट यू ब्रिंग आउट योर बेस्ट। तो मैं खुद को एक्चुअली मुझे कैसा है कि ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मूवीज़ देखना है, ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि सब ने एक एक अपना अपना पार्ट किया है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक खुद का पार्ट, अपना पार्ट क्रिएट करूँ। दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर मी। या इंटरेस्टिंग। सो लाइक डू यू सी एनी काइंड ऑफ एनीमे, Uh, जापानीज एनीमे? नहीं अभी I'll start. See, I want to start. हाँ, मैं बिकॉज यू हैव नॉट सीन एनी कोई भी नहीं देखा ना? नहीं। ओके ठीक है, चलो, इट विल बी अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू पर्सनली, क्योंकि जिस हिसाब से उसके कैरेक्टर्स रहते हैं ना। आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद क्रिस्टी भाई। लोगों को पता नहीं है क्रिस्टी भाई कौन है, वो मिस्ट्री बिहाइंड द कैमरास जो बैठते हैं। हाँ, नहीं वो अभी नहीं होगा, उसके लिए एक स्पेशल एपिसोड हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो एक दिन हम लोग बैठ के यहीं पे यही स्टूडियो पे हम लोग ने बैठ के 3 घंटा बात किया था अबाउट एनीमे। मतलब मेरा जो फेवरेट एनीमे कॉल्ड नारुतो बात हो। तो नारुतो के जो फिलॉसफीज है ना, जो एक अपने अलग से, इफ यू एग्री विथ मी, एक अपने अलग से एपिसोड करेंगे इसी रिलेटेड कि एक मूवी या कोई भी एक एनीमे उठाएंगे, आप देखना वो, और आप फिर उसको डिस्कस करना। हाँ, उसको डीकंस्ट्रक्शन करें। बहुत मजा आता है मेरे को सब चीज़। तो वो एनीमे का पता है, नॉर्मल
अब जब सिनेमा देखते हो ना, आप कोई भी सिनेमा हो, तो वो एक अलग चीज़, उसका एक एक्सपीरियंस अलग होता है। लेकिन जब एनिमे में जाते हो ना, तो आप ऐसा लगता है कि कोई लिमिटेशंस नहीं है। Yeah. और जो उसके कैरेक्टर्स रहते हैं ना, वो कैरेक्टर्स इतने, क्या बोलूँ मैं, इतने, उनके अंदर इतनी लेयर्स होती है ना, Yes. हद पार लेयर्स होती है। Yes. हद पार मतलब हद पार। लाइक एक 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 इटाची करके कैरेक्टर है नारुतो का, वो जब आप कैरेक्टर देखो ना, वो अक्खी, मतलब जब आप सीरीज देखना स्टार्ट करोगे ना नारुतो, तो ऐसा लगेगा कि अरे ये बहुत बड़ा एंटेगनिस्ट है। Mm. लेकिन जैसे ही धीरे धीरे जाता है तो आपको लगता है कि ये क्या हो गया। मैं ज़्यादा आपको रिवील नहीं करूँगा, बट एनिमे का एक्सपीरियंस है ना, मेरे को ऐसा लगता है ना, ऑल्दो बहुत सारे लोग देखते भी होंगे, बट मेरे को ऐसा लगता है एक्टर्स जो स्पेसिफिकली रहते हैं ना, उनको एनिमे देखना बहुत ज़रूरी रहता है। Yeah. मेरे को ऐसा लगता है कि वो अगर देखें ना, तो जो उनके कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं ना, जिस हिसाब से, वो एक मैं मूवी सजेस्ट करूँगा, चाहिए तो आज ही देखना, थोड़ा माइंड स्पेस क्लियर करके, ग्रेव ऑफ अ फायरफ्लाइज करके। Okay. ग्रेव ऑफ अ फायरफ्लाइज करके एक एनीमे मूवी है, छोटा सा, चाहिए तो मेरे को आप मैसेज करो, मैं Yes. आपको लिंक भेज दूंगा। Yeah. ठीक है, आज ही देखना, मैं सही में रिकमेंड करूँगा, Yeah. ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। Yeah. मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। इट इज़ अबाउट द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। अच्छा. तो वो इतना उसका बहुत बहुत मस्त वो मूवी, आप देखना, ग्रेव ऑफ Definitely. फायरफ्लाइज। तो एनिमेज मेरे को बहुत पर्सनली पसंद है, और मेरे को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ ऐसा, मैं हर चीज़, मतलब पोइट्री तो लिखता हूँ, रैप तो लिखता हूँ, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट है स्टोरीज लिखने में ऐसा। तो मेरी इंस्पिरेशन मोस्टली रियल लाइफ से भी तो आती है, लेकिन जैसा आपने बोला ना कि इमेजिनेटिव आप डोमिनेट ज़्यादा है, तो मेरा भी वैसा ही कि, और उसमें एनीमे मेरे को हेल्प बहुत करता है कि उसके जो कैरेक्टर्स रहते हैं ना, उनका आर्क जैसे बिल्ड होता है ना, बहुत फैसिनेट करता है मेरे को। तो स्टोरी, हाँ, ये एक आपने बात बोली वो कि धीरे धीरे जो लेयर्स क्रिएट होती है ना, दैट बिल्ड्स अ कैरेक्टर। वो लेयर्स जानना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। और मैं एक बार आप एनीमे देखो, ये मूवी देखना, लेकिन इसके बाद एक सीरीज में बताऊँगा, ठीक है। वो ऐसा बोलते हैं हर कोई, मेनली गेटवे ऑफ एनीमे वर्ल्ड। अच्छा. कि अगर एनीमे देखना चालू करना है तो ये इससे स्टार्ट करो। Okay. लेकिन फिर भी मैं वो नहीं बताऊँगा, आप ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज Yeah, I'll start. ठीक है। तो वो जो मैं बोल रहा हूँ उसका नाम है डेथ नोट। Death Note. हाँ, डेथ नोट, वो आप देखना, इतना इतना माइंड फक है ना वो, ऐसा लगता है ना कि क्या है ये, जिस हिसाब से कैरेक्टर्स लिखे गए, जिस हिसाब से स्टोरी प्लॉट चलता है, Yeah. बहुत बहुत खतरनाक। सो मूविंग फर्दर, के बुक्स पढ़ते हो? Yeah, definitely. क्या पढ़ रहे हो? रिसेंटली मैंने अभी ख़त्म की द 5 AM क्लब. फाइव द 5 AM क्लब. हाँ, और उसके बाद मैंने एक बुक पढ़ी, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग. एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग सदगुरु की बुक है, कर्मा. कर्मा, ओके, दैट आई एम नाउ स्टार्टिंग. ग्रेट ग्रेट। शेक्सपियर पढ़ा है? नहीं, बाकी है. बाकी है ना? बाकी. मेरे को एक ऐसा लास्ट पॉडकास्ट, आई डिड अ पॉडकास्ट, लास्ट एक पॉडकास्ट है, एपिसोड 3, उसमें वी हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड हु इज़ अ एनवायरमेंटलिस्ट एंड ही आल्सो राइट्स पोएम, उसकी बुक भी है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट, हैव यू रेड एनी वर्क ऑफ रविंद्रनाथ ठाकुर यार, टैगोर? उनके कभी कुछ पढ़े काम अपने? नहीं ना। हम लोग ने ऐसा लिस्ट किया था कि शेक्सपियर इज नथिंग अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। अभी ये बहुत हॉट टेक है, बहुत हॉट टेक है ये, कि भाई ये तो क्या कंट्रोवर्सी वाला काउंटर वाली सीन है। लेकिन जब आप रविंद्रनाथ टैगोर के जब आप वर्क्स पढ़ते हो ना, आपको ऐसा लगता है ना कि वो स्पिरिचुअल सब चीज़ों को इंक्लाइन करके स्टोरी को इतना वो करता है ना। मैं एक वो देख रहा था, किसी का तो इंटरव्यू देख रहा था कि जो एक कबीर थे, कबीर और उनकी तुलना करते थे, एक और थे कोई, कि वो जो दूसरे में नाम भूल गए, कि वो है, अगर उनको पूछो कि लाइफ क्या है तो आपको ऐसा बताएंगे, गालिब, कबीर और गालिब। हाँ, कबीर और गालिब, कि गालिब बताएंगे लाइफ ऐसी है, लाइफ ऐसी है, लाइफ ऐसा है, वैसा है, XYZ। लेकिन जब कबीर को पूछोगे ना लाइफ कैसी है, तो कबीर तुम्हें बोलते चल पानी पी के आता है, ऐसा नदी के पास जाते हैं। तो वो प्रोसेस में आपको कुछ ऐसी बात बता देंगे कि आपको लाइफ का सार पता चल जाएगी, अच्छा ये लाइफ है ऐसा, तो स्ट्रेट टू द पॉइंट ऐसा। यस। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर का भी वैसे ही, कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज वाली बात है ना, वो बोलेंगे कि अरे चिड़िया ने दाना खा लिया, वैसा। अच्छा। तो बहुत मस्त, आप ज़रूर, मैं रिकमेंड करूँगा आपको रविंद्रनाथ टैगोर के कोई भी वर्क्स
पढ़ना या उनके बारे में जानना डेफिनेटली बहुत काम करेगा आपको. चलो तो विल एंड विथ लास्ट क्वेश्चन कि बहुत सारे मिथ्स घूमते हैं अराउंड सिनेमा वर्ल्ड, एक्टिंग वर्ल्ड, तो ऐसे क्या क्या मिथ्स है और आई वांट टू बर्स्ट ऑल दैट मिथ्स. लकीली आई फील के जब मैं ये इंडस्ट्री में शुरुआत कर रहा था तो मैंने ना मेरे को एक सिर्फ सेंस मिल गया कि क्या सही है, विच इज़ द राइट वे टू रीच एंड विच इज़ द वे जहाँ पे लोग आपको यूज़ कर रहे हैं या आपसे अर्न करना चाहते हैं. मैंने आज तक किसी को, और मैं ये स्पेशली सबको बोलना भी चाहता हूँ, कन्वे करना चाहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, नेवर गिव एन सिंगल पेनी टू एनीवन. ओके. क्योंकि बेसिकली इफ समवन फ्रॉम मिडिल क्लास wants to reach that level, you just focus on your talent, you prepare yourself first. और कोई भी आपसे 1 रुपया भी मांगे कभी मत देना, क्योंकि ये इंडस्ट्री में आज तक मैंने जहाँ जेन्युइन काम चल रहा है, मैंने ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पे कोई आपसे पैसा ले रहा है, बल्कि दे विल पे यू फॉर योर टैलेंट, फॉर योर वर्क, फॉर योर टाइम, फॉर व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग. सो फर्स्ट थिंग, कभी किसी को पैसा नहीं देना. और उसके बाद जैसे जैसे ना आप इस इंडस्ट्री में टाइम देने लगोगे, शुरुआत करने लगोगे, सीखने लग जाओगे, आपको धीरे धीरे वो आइडिया आ जाता है कि ये कहाँ पे आपको कोई यूज़ करने वाला है. और आज मतलब बहुत चलता है कास्टिंग काउच. तो इसमें कास्टिंग काउच में भी कितना ट्रू है आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? ट्रू जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ना, वो एक चीज़ है जहाँ पे जेन्युइन काम नहीं हो रहा है. दे जस्ट वांट टू चर्न मनी. या वो सिर्फ पैसों के लिए काम हो रहा है, वो आर्ट के लिए हाँ, काम नहीं हो रहा है. और मैं वैसी जगह पे एक बार मैं गया था, तो मैं गया उसके घर, जाके बैठे, उसने बातचीत हुई, फिर कहते चलो लेट्स टेक योर स्क्रीन टेस्ट लेते लेते फोटोज, और फिर ना वो सेंस आ जाता है कि यार ये नहीं है हमारा काम. हाँ, ये मैं टोटली वो ना फिर वो पर्सन की खुद की एक क्या कहते हैं इच्छा बोल लो, सेल्फिशनेस, तो वो फिर उसके लिए वो हो रहा है. दैट इज नथिंग टू डू विथ योरसेल्फ, और दैट वोंट टेक यू समवेयर. कभी भी कोई भी, मैं तो बोलूँ ना, कभी भी कोई सामने मिल जाए ना, आजकल तो ये सोशल मीडिया तुरंत वायरल हो जाना चाहिए. और ये एक चीज़ हो गई कास्टिंग काउच. उसके बाद अगर देखा जाए तो मैं ना ऐसा समझता हूँ कि यूट्यूब आजकल है, उस पर सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो जहाँ मैं इफ़ हेल्प करना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली लोगों से बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, फर्स्ट जॉइन थिएटर. जैसे ही ज्वाइन कर लोगे, आप एक्टिंग सीखना शुरू कर जाओगे, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आप समझने लग जाओगे. और यहाँ कैसा होता है कि हर कोई, हम लोग कैसे मुंबई से नज़दीक हैं, तो हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं 1-2 दिन में. आगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको 2 दिन लग जाए, फिर वापस जाना मुश्किल है. तो जो और बहुत सारे पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना वो डरते हैं कि हमारा बच्चा एक सेफ प्लेस पे हो. तो एक इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू हैव अ सेंस खुद के अंदर ही कि समझ में आ जाए कि ये नहीं सही चीज़ है, दिस इज़ डायरेक्टिंग मी टू अ रॉन्ग वे. आई शुड, जैसे ही पता चल जाए ना, आप स्टेप बैक कर लो. और मेन जो हब है ना, जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं फॉर ऑल द एक्टर्स, वो अंधेरी में वर्सोवा में आराम नगर है. वहाँ पे सारे ऑडिशंस होते हैं. बाकी सोशल मीडिया पे कोई इन्फॉर्मेशन आए कि वी आर डूइंग दिस सीरीज, वी आर डूइंग दिस फिल्म, नेवर ट्रस्ट देम. बहुत ही बड़ा सा एक स्कैम है, जहाँ पे दे जस्ट वांट टू अर्न मनी फॉर देम, दे जस्ट वांट टू डू समथिंग फॉर themselves. So never believe, and once you are on the right path, आपको एक जगह आप पहुँच जाओ, एक प्रोजेक्ट पे पहुँच जाओ ना, उसके बाद I have never met anyone
who is doing anything wrong. मिथ अगर बोला जाए ना तो वो लोग जो मिथ जो जो लोगों को फंसाते हैं ना वो लोग एक्चुअली वो इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री से है ही नहीं. जो रियल जो फिल्म इंडस्ट्री से है ना दे विल नेवर डू दैट. नेवर. आपको ऊपर से सपोर्ट करेंगे, आपको सिखाएंगे, रास्ता बताते हैं. ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि लाइक चाहे कोई भी चीज़ अपने करता है ना लाइफ में कि अगर मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है लाइफ में, तो डोंट डू एनीथिंग. लाइक यू वुड ऑल्सो एग्री विथ मी आई गेस कि सिर्फ उसके चकाचौंध की वजह से मत करो. करेक्ट. कि जैसे वही बोल रहे थे कि भाई लाइट्स मतलब स्पॉटलाइट्स और पैसा और फेम एंड मैगजीन्स में फोटोशूट्स एंड वो एकदम स्टार वाली जिंदगी, ऐसा उसके लिए तुम करोगे ना तो फिर वो तुम पैसा कमाने के लिए करो, तुम वो आर्ट के लिए नहीं कर रहे हो. तो अगर कोई एक्टर बनना चाहता है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर कोई एक्टर बनना चाहता है या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं तो डू इट फॉर द आर्ट, नॉट फॉर द मनी और द थिंग्स दैट get associated with that. Like for example your primary focus should be the art, to your learn. Craft and art. And जो पैसा and all वो सबके लिए necessary थी, वो by products होती है, वो उसके साथ आता है, मिल जाता है. But if you अगर तुम पैसे पे फोकस करोगे ना तो तुम्हारा आर्ट ग्रो नहीं होगा. तो तुम सिर्फ 2 दिन का सोच रहे हो पैसे कमाने के लिए. लेकिन जब तुम आर्ट पे फोकस करोगे ना, अपने क्राफ्ट को इंक्रीज करने के पीछे रहोगे ना, तो पैसा तुम्हारा एक कंटिन्यूस फ्लो बन जाएगा बाय प्रोडक्ट. वंस यू गेट द वर्क, एक बार आप एक प्रोजेक्ट मिल गया, उसके बाद इफ यू आर टैलेंटेड एंड यू नो व्हाट इज, अपनी अंडरस्टैंडिंग से पता चल जाए कि क्या हमें प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, तो ना एक बार आपकी शुरुआत अगर हो गई ना, उसके बाद आपको सच्ची में जेन्युइनली व्हाट आई फील, एक काम से आपको 10 काम और आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि क्योंकि ये इंडस्ट्री में मैं सच बता रहा हूँ, लोगों को रियल एक्टर्स जो दे नो हाउ टू परफॉर्म, दे नो हाउ टू क्रिएट एन कैरेक्टर, उनकी ज़रूरत है इंडस्ट्री में. लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो सर्च करते हैं. मैं ऑडिशन रूम में जब हूँ ना, तो मैं नॉर्मल अगर कास्टिंग कोई असिस्टेंट है तो मैं देखता हूँ वो यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहे हैं कि यार कौन सा बंदा क्या चीज़, अगर उनको अगर सपोज एक मूवी में चाहिए कि एक कैरेक्टर है जो व्लॉगर है, ओके, तो वो व्लॉगर उनको वो मूवी में चाहिए, तो वो लिटरली दे आर सर्फिंग के इसमें से कौन सा अच्छा है और उसको फिर वो लोग अप्रोच करेंगे. सो दे आर वांटिंग कि हमको अच्छे लोग चाहिए. तो आप सिर्फ एक बार सीख लो, खुद को समझा दो, समझ लो कि ये क्या रियल चीज़ है एक्टिंग, उसके फेम और सारी चीज़ें मैंने कभी नहीं मैंने आज तक नहीं सोचा है कि ये जो है वो हमारा प्लस पॉइंट है, मिल जाता है, दैट्स द सेकेंड थिंग. बट इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टर देन लिव फॉर दैट. ट्रू. चलो ऑन दैट नोट, थैंक यू कृपल भाई, थैंक यू सो मच. बहुत मस्त कन्वर्सेशन. देन विल डू वंस अगेन दैट कैरेक्टर. या अप फॉर इट. या मैं बहुत सारी चीज़ें लिटरली आई एम लर्निंग फ्रॉम यू. बहुत सारी बहुत कुछ सीखा. श्योर. इसलिए तो the name of the channel, the name of the podcast is Mind Mix. Your mind, my mind mixed together create something good. We both learn from each other, and it's a great conversation. बहुत मजा आया कसम से. Thank you so much. One more time, and guys, thank you for tuning in. It was a great episode. I hope so. And all be social links of us, Krupal Bhai, will be down in the description. And thank you for tuning in. Bye bye. Take care. Good night. Thank you so much.